हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। और लॉ ऑफ डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद थ्योरी ऑफ डिमांड में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में 4 मार्क्स कैरी करता है एंड कॉन्सेप्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है फुल्ली एंड प्रॉपरली तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझना बहुत जरूरी है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी इंसान की डिमांड करने का जो एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, उसको अफेक्ट करता है। फिर से समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर समझोगे, और आंसर इतना लॉजिकल एंड कॉमन है कि आप नेचुरली समझते जाओगे कि यहां चल क्या रहा है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। क्वेश्चन क्या बता रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व को, जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी समझा था वो है प्राइस, कि सर मैं किसी भी चीज की डिमांड उसकी प्राइस के हिसाब से सेट करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में भी इस पॉइंट को समझा था कि डिमांड डजंट मीन कि आपने उसे परचेज कर लिया। डिमांड मीन्स क्या इस प्राइस पे आप इसे परचेज कर लोगे? हाँ कर लेंगे। इस प्राइस पे इतना कर लोगे? हाँ कर लेंगे। इट इज लाइक दिस। आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो परचेजिंग को, आप एक बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को एक साथ कंसिडर कर रहे हो। सो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके डिमांड करने के पैटर्न एंड बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, एक और हम कॉमन सेंस से चलने की कोशिश करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक पोर्शन होता है। किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी को पाव भाजी पसंद है। अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा टेस्ट और बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे। ट्रू। अगर किसी को गोलगप्पे नहीं पसंद तो वो उसकी कम डिमांड करेगा। उसको अगर पाव भाजी पसंद है, उसको छोले भटूरे पसंद है, उसको राइस बोल्ड राइस पसंद है तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। सो पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, ये एक और पोर्शन है, एक और फैक्टर है। क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि भैया मुझे इस तरीके का ही खाना पसंद है तो मैं ऑब्वियसली उसकी ज्यादा डिमांड करूंगा। मुझे पनीर ज्यादा पसंद है तो मैं पनीर की ज्यादा डिमांड करूंगा दाल के कंपैरिजन में। मुझे चपाती ज्यादा पसंद है तो मैं राइस के कंपैरिजन में चपाती की ज्यादा डिमांड करूंगा। इस तरीके के फैक्टर्स को हम बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। क्या? कि जब मेरी इनकम 10,000 पर मंथ है तो मैं कितनी चॉकलेट्स की डिमांड करता हूं। यही मेरी इनकम जब 2 लाख रुपीस पर मंथ हो जाएगी तो मैं कितनी चॉकलेट्स की डिमांड करूंगा। ऑब्वियसली अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चॉकलेट्स की तरफ है तो जब मेरी ज्यादा इनकम होगी तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। तो क्या इनकम अपने आप में एक फैक्टर है जो कि एक मेरे डिमांड करने के तरीके को, डिमांड पैटर्न को इफेक्ट कर रहा है? आंसर इज यस। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये वाला पोर्शन, इनकम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो कि क्वांटिटी डिमांड की फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करता है। पूरा वर्ल्ड यहां पर इनकम से, प्राइस से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, क्योंकि अभी हमने तीनों ही पढ़ी हैं, इन तीनों चीजों से पूरा वर्ल्ड बिहेव करता है, पूरा वर्ल्ड रिएक्ट करता है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये तीनों चीजें एक फैक्टर हैं जो कि उनके डिमांड के पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। ये बहुत अच्छा और जनरली कम देखने को मिलता है। समझते हैं इस पोर्शन को, पर मैं आपको 2 बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जांपल मैगी का है। एक टाइम ऐसा आया था जब मैगी की बैन हो गई थी। जब मैगी इंडिया में बैन हो गई थी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बैन होने के कुछ दिनों तक बहुत सारे इंडियंस ने बल्क में मैगी परचेज करी थी, क्योंकि उनका एक अलग ही फंडा था। वो बोल रहे थे, जनरली इंडियंस ऐसा बोल रहे थे कि अगर मैगी में इतना लेड है, क्योंकि लेड की वजह से ही उसको बैन किया गया था, तो ह्यूमंस तो अपने आप में अभी तक पेंसिल बन चुके होते, क्योंकि पेंसिल में भी लेड होता है। तो इस तरीके से एक बहुत लॉजिकल एंड इलॉजिकल पोर्शन से उन्होंने बहुत सारी मैगीज को स्टॉक इन किया था। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैगी की डिमांड, मैगी की सप्लाई कम हो रही है, तो आज आप बहुत ज्यादा डिमांड कर लोगे।
इसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो मैं आज ही उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड क्रिएट कर लूंगा। तो एक फैक्टर तो है। एक और बहुत अच्छा फैक्टर इसमें आता है कोविड पीरियड का। कोविड में बहुत कम समय के लिए आप बाहर निकलते थे और आप ये सोचते थे पता नहीं कल वेजिटेबल्स मिलेंगे कि नहीं, फ्रूट्स मिलेंगे कि नहीं, दाल्स मिलेगी कि नहीं, तो आप कम समय के लिए निकलते थे और बहुत हैवी स्टॉकिंग कर लेते थे। तो इस तरीके से आप क्या देखते थे, आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट अनअवेलेबल हो जाएगा या हो सकता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड क्रिएट कर रहे हो। एग्जीक्यूट कर रहे हो बात अलग है, लेकिन आप मेंटल डिमांड तो क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो ये भी अपने आप में एक और फैक्टर क्रिएट करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम एक्सपेक्टेशन या ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कुछ गुड्स रिलेटेड होते हैं। अभी कुछ गुड्स रिलेटेड होते हैं उसको समझो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि टी एंड कॉफी दो तरीके के ड्रिंक्स हैं। जनरली लोगों से पूछा जाता है कि आप चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे। एक रिलेशन है क्योंकि दोनों ही ड्रिंक्स हैं। जब आप किसी के घर जाते हो तो आपसे सवाल पूछा जाता है। और भी कुछ आपके होते हैं जो आप एक साथ कंज्यूम करते हो। ब्रेड एंड बटर, जनरली हम ब्रेड और बटर, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड टी, इस तरीके से चीजों को एक बंच में कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। सो ये सब रिलेटेड गुड्स होते हैं। रिलेटेड गुड्स मतलब जहां दो गुड्स आपस में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये रिलेशन भी कैसा होता है, एक होता है जस्ट अपोजिट रिलेशन, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक गुड दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, या तो ये या तो ये, तो जस्ट अपोजिट रिलेशन है इन दोनों का। आपसे लोग पूछते हैं, किसी के घर गए तो आपसे पूछेंगे, आप किसी के घर गए तो पूछेगा आपसे टी लेंगे कि कॉफी, आप क्या बोलोगे? या तो आप टी का जवाब दोगे या तो आप कॉफी का जवाब दोगे। कभी कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं सी आप दोनों ले आना, एक कप में आधी टी ले आना और उसी में आधी कॉफी ले आना, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज दीज बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप दोनों में से किसी एक को यूज करते हो, लेकिन ये दोनों रिलेटेड हैं, अपोजिट रिलेशन में आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अभी हम और डिटेल में जाएंगे इसके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो गुड्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कंप्लीट करते हो। जैसे हुआ ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, बाइक एंड पेट्रोल, बाइक एंड डीजल, एंड भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम जब इसकी एक इंडिविजुअल पूरी एक क्लास होगी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, उसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे। सो पॉइंट इज कि अगर इन दोनों की प्राइस में चेंज होता है, इन दोनों में से किसी एक की प्राइस में चेंज होता है, तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा। ये अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे की क्लासेस में कवर अप करेंगे। अभी हम बस ये मान लेते हैं कि ये भी एक ऐसा पोर्शन है रिलेटेड गुड्स जो कि डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। तो हमने 5 पोर्शंस यहां पर देखे हैं। एग्जाम में जब भी कभी भी आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आए तो प्लीज यहां से स्टार्ट करिएगा, डिमांड फंक्शन से। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, डीएक्स का मतलब है डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब एक्स की डिमांड इन फंक्शन से चलती है, इन चीजों से वो इफेक्ट होती है। इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स की बात चल रही है तो प्राइस ऑफ गुड एक्स। वाई हमेशा समझो माइक्रो एंड मैक्रो, वाई मतलब इनकम, ओके, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। नेक्स्ट पी आर इज प्राइस, आर इज रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशन। ये सब स्टैंडर्ड है, आप एग्जाम में एज इट इज इन शॉर्ट फॉर्म्स को लिख सकते हो। इसको लिखने के बाद आप इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा, आपके ऑटोमेटिकली फुल मार्क्स आएंगे और कॉन्सेप्चुअली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड है ये आपको एकदम क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, उसको डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। क्या है? एक्सटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? अभी डिमांड तो हम समझ गए थे, क्या था कि सर जैसे जैसे प्राइस फॉल होती है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाती है, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में समझ के आए थे। ओके, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। फिर हमने इसको प्लॉट भी कर लिया। देखिए अगर आपकी 100 प्राइस है तो क्वांटिटी 20 होगी। अगेन मैं इस पॉइंट को रिवाइज कराता हूं, हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि अगर दो चीजें आपके पास है, प्राइस एंड क्वांटिटी, और आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो कभी मत कंफ्यूज होना, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे जाती है इन ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी बचा हुआ है उसको आप वाई एक्सिस पे पुट ऑन कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे वापस से उसी पोर्शन को लिखा है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज पुट क्वांटिटी इन एक्स एक्सिस। ओके, अभी सेम को अगर हमने प्लॉट किया तो क्या, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आया। नेक्स्ट है हमारा प्राइस फॉल होके 80 हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। प्राइस 80 हो गई, क्वांटिटी देखो इंक्रीज हो गई, तो ये एक और नेक्स्ट पॉइंट आया।
नेक्स्ट इज 60 पे 30, 60 पे 30 ये पॉइंट आया। तो इसी तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये हमारा डी डी डैश इज अ डिमांड कर्व। आप समझे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, चीजें एक्सटेंड हो रही हैं, एक्सटेंड हो रही है मतलब बढ़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब सिकुड़ रही हैं। अभी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस चीज की बात कर रहा है समझिएगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है चीजों का बढ़ना। अगर मैं ए से एफ की तरफ जाऊं, अगर मैं ए पॉइंट से एफ की तरफ लुकआउट करूं, तो मैं क्या देख रहा हूं सर, ए पॉइंट पर 20 मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी, एफ पॉइंट पर 40 मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सर ए पे 20, एफ पे 40। तो अगर मैं ए से एफ की तरफ बढ़ूंगा तो सर यहां पर एक्सटेंशन हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड का। क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 40 की तरफ बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्सटेंशन हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड का। ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व कैसे, मूवमेंट फ्रॉम ए टू एफ। अगर मैं ए से एफ की तरफ बढ़ रहा हूं, अगर मैं ए से एफ की तरफ बढ़ रहा हूं, ये जो मेरा मूवमेंट है ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखो पहले डिमांड कितनी थी 20, अब डिमांड कितनी है 40। क्या मेरी डिमांड एक्सटेंड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पर आप ये देख कहां पा रहे हो, जब आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप ए से एफ की तरफ बढ़ रहे हो तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ओके नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अगर मैं एफ से ए की तरफ जाऊं, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाऊं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, एफ पर मेरी 40 डिमांड है, ए पर मेरी 20 डिमांड है, तो सर मेरी डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकली इस पोर्शन को समझ रहे हैं कि जब आप एफ से ए की तरफ जा रहे हो तो यहां पर आपकी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये कहां से कहां तक है, जब आप एफ से ए की तरफ जा रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मूवमेंट फ्रॉम एफ टू ए, क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 40 टू 20, 40 से 20 की तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यहां पर एक्सटेंड हो रही है, 20 से 40 की तरफ एक्सटेंड हो रही है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या रीजन है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का? रीजन इज प्राइस, कि सर जैसे ही प्राइस फॉल कर रही है तो एक्सटेंशन हो रहा है। देखिए रीजन क्या है, प्राइस का फॉल होना। प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन रीजन क्या है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का? सर प्राइस। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर मैं एफ से ए की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है। अगेन रीजन क्या है मेरा यहां पर कॉन्ट्रैक्शन का? सर प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये मेरा रीजन है। वापस से आते हैं इसी पॉइंट को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सटेंशन और क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, बस। ठीक, अब इसको और आगे देखते हैं, एक समराइज फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं हम इसको। क्या चीज है ये? What is law of demand? ये आपस में सब कोरिलेटेड है। What is law of demand? सर अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। प्राइस अगर डिक्रीज होती है क्वांटिटी इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये चेंज क्यों हो रहे हैं? सर प्राइस के कारण चेंज हो रहे हैं। ठीक, ये बात हमने समझी कि सर प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी में चेंज हो जाता है। ओके नेक्स्ट, डिमांड कर्व क्यों एग्जिस्ट करता है? सर डिमांड कर्व एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है। अगर प्राइस में ही चेंज ना हो तो कोई डिमांड क्यों चेंज करेगा? प्राइस एज इट इज है, डिमांड भी एज इट इज है। प्राइस अप हो गई, डिमांड आपकी फॉल हो गई, प्राइस फॉल हो गई, डिमांड अप हो गई। तो डिमांड मतलब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सर प्राइस में चेंज हो रहा है। एंड सेम पोर्शन, ये डिमांड कर्व क्यों बना? ये डिमांड कर्व क्यों बना? क्योंकि सर अगेन पहले प्राइस में चेंज हो रहा है। तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये जो है ये आउटकम है, ये कारण है। ओके फिर से क्वेश्चन क्या था, डिमांड कर्व क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? वो कर्व इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है सर क्योंकि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज चेंजिंग। ओके, चेंज इन प्राइस इज द रीजन। नेक्स्ट, रीजन फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का रीजन क्या था? सर प्राइस फॉल कर रही थी, ये देखिए मैं यहां से यहां क्यों मूव किया? सर प्राइस फॉल कर रही थी। कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? मेरे डिमांड क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुई? क्योंकि सर प्राइस राइज हो रही है। तो ये सारे पोर्शंस बहुत लॉजिकली अगर हमें समझ में आते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये हमें समझ में आ गया। और क्यों होता है, क्यों होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं
मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के ऊपर। पर समझने वाला पॉइंट सिर्फ यही है कि ये जो डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई, इस तरीके का जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्राइस। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है प्राइस। सो आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।